आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब क्लासेस में। आज हम लोग सीबीएसई एंड यूपी बोर्ड क्लास 11 का मैथ पढ़ेंगे और मैथ में चैप्टर का नाम है सीक्वेंस एंड सीरीज। और सीक्वेंस एंड सीरीज में मैंने एक लेक्चर दिया हुआ है जिसमें मैंने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी एपी होता है क्या है वो बताया है और उससे कुछ रिलेटेड टर्म जो कि इंपॉर्टेंस है और उसके बेस पे कुछ क्वेश्चन कराया है। तो आज हम पढ़ेंगे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन यानी जीपी सीरीज है क्या उसको जानेंगे और उससे कुछ रिलेटेड टर्म्स जैसे कि ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है और ज्योमेट्रिक मीन और अरिथमेटिक मीन के बीच में रिलेशन क्या है और कुछ एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए हम अपने इस नए क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार जरूर सब्सक्राइब करें। मैं लिख देता हूँ जैसे 2 4 6 8 10, ठीक है। तो आप ये समझ रहे हो कि ये कुछ +2 हाँ ठीक है। तो मैंने ये पढ़ा था कि जब हर एक टर्म्स यानी अगला टर्म्स किसी फिक्स नंबर से बढ़ता जाता है तो वहां पे कैसे सीरीज होती है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता है यानी एपी है आपका, ठीक है। लेकिन जब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की बात करोगे यानी जीपी की तो उस समय क्या होगा, जैसे आप लिखते हो 2 फिर 4 फिर 8 फिर आपने लिखा 16 फिर लिखा 32। तो आप देखोगे ना कि ये तो आप ऐसे माइनस भी करोगे तो यहाँ पे गैप 2 का आएगा, यहाँ पे 4 का है। ये एपी की तरह नहीं है लेकिन ये कुछ अलग रूल है। इसमें रूल क्या है कि जो ये आपका सेकेंड टर्म है, जैसे आप बोलते हैं पहला टर्म, सेकेंड टर्म, तीसरा टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, तो अगर आप सेकेंड टर्म्स बाई पहला टर्म्स कर दो, ठीक है, तो आपको कोई नंबर मिलेगा यानी 2 मिला। देखो इसी तरह थर्ड टर्म्स बाई सेकेंड टर्म कर दो यानी दो जस्ट नंबर को उठाओ और जो हायर नंबर है हायर पोजीशन में तीसरा बाई दूसरा, ठीक है, यानी दो जस्ट पड़ोसी होने चाहिए, ठीक है। जैसे अब मैं बोल दूं A4 से किसका रिलेशन A3 से, फिर मैं बोल दूं A5 का किससे रिलेशन A4 से, तो आप देखोगे ना हर जगह आप करके देखो A3 की वैल्यू क्या है 8 है, A2 की वैल्यू 4 है, तो इसको भी घटाओ देखो 2 आगे कि नहीं, यानी हर जगह ये क्या है एक कांस्टेंट नंबर आएगा। क्या आएगा आपका कांस्टेंट नंबर आएगा। या आप ऐसे भी सोच सकते हो कि अगर मैं किसी नंबर से इसमें मल्टीप्लाई कर दूं तो 2 2 जा 4 4 2 जा, फिर उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं, फिर उसी नंबर से कर दूं, फिर उसी नंबर से कर दूं, तो एक सीरीज बनती जाती है जिसको हम बोलते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन यानी जीपी, ठीक है। तो जीपी में बस आपको ये जानना था, जैसे ऐसे बहुत से होंगे, ठीक है। तो डेसिमल में भी हो सकता है 0.1 फिर 0.01 फिर 0.001, ठीक है। तो आप एक चीज देखोगे कि ये कुछ चीज से बढ़ रहा है, किसी फैक्टर से बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो आप देखोगे कि इसमें अगर मैं 1/10 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो जाएगा, फिर मैं अगर इसमें 1/10 से मल्टीप्लाई कर दूं तो रिजल्ट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। या आप बोल सकते हो कि अगर मैं इसका और इसका रेशियो ले लूं तो जो नंबर आएगा वो इसके और इसके रेशियो के बराबर होगा, ठीक है। यही जीपी है यानी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। कोई नंबर लिख दिया किसी ऑर्डर में ऐसे, ठीक है। अब उसमें कुछ रूल मिल जाते हैं, कुछ नियम मिल जाते हैं। वो नियम अगर ऐसा हो कि हर एक सक्सेडिंग नंबर यानी आगे वाला नंबर किसी फैक्टर से बढ़ता जाता है, देखो 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 3 8 2 16, यहाँ पे देखो 1/10 का मल्टीप्लाई करो तो ये आएगा, फिर इसमें 1/10 का करो तो ये आएगा। या आप ऐसे बोल सकते हो कि इसका और इसका रेशियो यानी 0.01/0.1 इक्वल टू 0.01/0.01, आप चेक कर सकते हो, ठीक है। ये वैल्यू दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, तो एक कांस्टेंट रेशियो मिलेगा, ठीक है, आर की वैल्यू यानी कुछ भी हो सकती है। आप सॉल्व करो, यही क्या आपका जीपी है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक है। तो आपको चेक करने के लिए दे सकता है, यहाँ पे देगा 1 3 9 27 81, ठीक है। क्या ये जीपी में है तो आप चेक कर सकते हो, हाँ भाई है। 1 3 जा 3 3 जा 9 9 जा 27 ये मिल रहा है। या आप ऐसे ही बोलोगे दूसरा बाई पहला या तीसरा बाई दूसरा या तीसरा बाई चौथा बाई तीसरा, ठीक है। यानी जस्ट दो पड़ोसी को उठाना है, उसमें जो आगे हायर पोजीशन पर उसको ऊपर और लोअर पोजीशन पर नीचे, एक कांस्टेंट नंबर मिलेगा। यही सीरीज क्या है जीपी में ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक है। यहाँ तक बातें आपको क्लियर होंगी, ठीक है। अब ये जीपी माइनस में हो सकता है, अगर यहाँ पर सब में माइनस लगा दे तब भी हो जाएगा क्योंकि आपको वहाँ पर फैक्टर कैसा मिलेगा, ठीक है। आप समझ रहे हो, सब में माइनस लगाओगे तो आर की वैल्यू 3 आएगी, 3 1 3 जा 3, आर मतलब कोई नंबर है। अब बात आती है कि कैसे आप इसको जनरल टर्म्स में लिखोगे। जनरल टर्म मतलब सामान्य भाषा में, जैसे आप बोलते थे ना अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी में अगर कोई भी अनवर टर्म मालूम करना है तो हम एक फार्मूला बोलते थे a + n - 1 × d, यानी कोई भी अनवर टर्म आप बता सकते हो। उसी प्रकार इसके लिए भी हम करेंगे। चलो एग्जांपल सब समझते हैं, जैसे 2 4 8 16
32, ठीक है 64। ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में आप समझ रहे हो कैसे है, ठीक है। हमने क्या बोला था कि A2/A1, ठीक है, ये बोला था A3/A2 या A4/A2। A1 से मेरा मतलब है पहला टर्म्स, A2 से मतलब है मेरा दूसरा टर्म, ऐसे ही आप समझ गए। इनका जो रेशियो होगा ना, कोई कांस्टेंट नंबर आएगा, मान लेते हैं वो नंबर क्या है, k, क्या है k। तो अगर मैं आपसे बोल दूं दूसरा टर्म a के फॉर्म में क्या होगा, तो आप लिखोगे A1 × k, ये लिखोगे। दूसरा टर्म क्या होगा, A1 × k। आप k की जगह पर कोई नंबर ले सकते हो भाई, r नाम का कोई नंबर है, ठीक। अगर मैं बोलूं तीसरा टर्म क्या होता है बताओगे, A3 = यानी इसको इससे इक्वेट कर दोगे, A3 = A2 × k। तो आप देखो यहाँ पे जो A2 है ना, इस A2 को भी मैं A1 में कन्वर्ट कर सकता हूँ। देखो A2 = A1 के, तो मैं इसको फाइनली क्या लिख दूँ, A1 × k, दैट मींस A1 × k², ठीक है। आप k की जगह पर r लिख सकते हो, आपके बुक में आ गया है, ठीक है, r लिख कर सकते हो, ठीक है। तो आप एक चीज देखो ना, A3 अगर तीसरा टर्म मुझे बताना है तो पहला टर्म इनटू कॉमन रेशियो, कॉमन रेशियो मतलब दो टर्म्स जस्ट पड़ोसी टर्म्स के बीच का जो रेशियो है, ऐसे करके हायर बाय लोअर, जो सबसे अगला नंबर है ऊपर भाई लोअर नंबर नीचे, ये कॉमन रेशियो ऐसे, ठीक है। तो अगर आपको तीसरा टर्म निकालना है तो देखो यहाँ पर 2 लिख रहे हैं, अगर पहला टर्म दूसरा टर्म निकालना है तो 1 लिख रहे हैं। इसी प्रकार अगर आपको चौथा निकालना है तो आप क्या बोलते हैं, A3 × k, इसके हेल्प से, ठीक है। अब A3 की वैल्यू क्या है, देखो ये है, यानी A1 × k² × k, तो A1 = k। बातें क्लियर होगी, ठीक है। तो आप यहाँ तक चीजें समझ रहे हो, ठीक है। तो एक चीज ध्यान रखना है कि अगर आपको चौथा टर्म बताना है तो k के पावर क्या हो रहा है 3, अगर तीसरा टर्म बताना है तो k के पावर क्या हो रहा है 2, यानी एक पावर जस्ट इससे कम हो जाएगा, यहाँ पर 3 है तो यहाँ पावर क्या हो रहा है 2। तो इसी प्रकार अगले दिन मैं आपसे बोल दूं कि आपको anवा टर्म बताना है, anवा तो मुझे कोई टर्म मालूम ही नहीं कौन सा टर्म है, 100वां टर्म हो सकता है, n की जगह 100 भी लिख सकता है बच्चा, ठीक है। तो जब बच्चा 100 लिखेगा ना, सपोज दैट बच्चा अगर 100वां टर्म मालूम करना चाहता है तो बोलेगा पहला टर्म इनटू, आपने बोला था ना ये 100 से कम कर दोगे यानी 99, यहाँ पर आप k भी लिख सकते हो, आपकी इच्छा हो तो r भी कोई नंबर ट्रीट कर सकते हो, ठीक है। बातें क्लियर। तो इसी प्रकार अगर आपको एनवा टर्म बताना है किसी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस का, जीपी का, तो आप क्या बोलोगे, पहला टर्म्स इनटू r, r मतलब कोई कॉमन रेशियो, कॉमन रेशियो कैसे आएगा, इसको हम r की लिमिट कर सकते हैं, r के बराबर कोई नंबर इनटू n-1। देखो यहाँ पे एक कम हो जा रहा है कि 100 से आप क्या 99, आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। अगर ये आपको 4 है तो ये आपका क्या हो जा रहा है 3 हो जा रहा है, यानी 4 - 1 हो जाता है। इसी प्रकार आप कोई भी टर्म्स किसी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस का बता सकते हो इस फार्मूले से। यहाँ पे r क्या है, कॉमन रेशियो, क्या है कॉमन रेशियो, ठीक है। एक चीज ध्यान देने वाली बात है कि आप जहाँ पे ये A1 लिख रहे हो ना, ये अब सोचो कि A1 से बिगिनिंग हो रहा है, नीचे यहाँ पे A1 है, ठीक है। A2/A1 से चालू होगा, फिर A3/A2, ठीक है। बातें क्लियर, आप समझ गए पॉइंट्स को, ठीक है। ये पहला टर्म दूसरा टर्म इस तरह से, ये जनरल फार्मूला है। r क्या है, कॉमन रेशियो दो टर्म्स के बीच में, दो सक्सेडिंग टर्म यानी जस्ट पड़ोसी वाले टर्म्स, ऐसे इन दोनों का रेशियो ले लो, इन दोनों का रेशियो ले लो, लेकिन याद रखना है कि रेशियो अपर वाला ऊपर, लोअर वाला नीचे, ऐसे चलेगा, ठीक है। बातें क्लियर, ठीक है। अब हम चलते हैं कुछ और आगे, यानी सम ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, यानी जो जीपी दिया हुआ है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, उसको हम कैसे सम करेंगे, यानी उनके नंबरों को कैसे जोड़ेंगे, क्या उसके लिए कोई फार्मूला होगा, वो जानेंगे। अगर जीपी लिखना चाहते हैं तो कैसे लिखोगे, पहला टर्म्स A1, दूसरा टर्म क्या होगा, कॉमन A1 r की पावर A1 r2, ऐसे ही A1 r3 और बढ़ते जाओगे। अगर मान लो A1 r की पावर n-1 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगला स्टेप अगर बढ़ना हो तो r की पावर n लिखोगे, ठीक है। ऐसे बढ़ता जाएगा। आप इस तरह फाइनाइट भी बता सकते हो, फाइनाइट मतलब 5-6 टर्म है, या इनफाइनाइट मतलब चलता रहेगा जी, ठीक है आपका। तो ये एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का एक है, ठीक है। अगर मैं बोलूं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन सीरीज कैसे लिखोगे, तो सीरीज में आप जानते हो प्लस कर देते हैं, बस ऐसे प्लस कर देंगे, ठीक है। ठीक है, अगर आपको इच्छा हो कि आप इनफाइनाइट टर्म्स बताओ तो इनफाइनाइट टर्म्स लिखते जाओगे, ठीक है। बातें क्लियर, ठीक है। यहाँ पर अपने पॉइंट समझा, ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन सीरीज है। ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को हम ऐसे लिखते हैं, कामा करते जाते हैं, पहला टर्म्स, फिर दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, चौथा टर्म, पांचवा टर्म, ऐसे, ठीक। यहाँ पर जो r⁻n-1 है ना, ये nवा टर्म्स है, ये आपने फार्मूला पढ़ा था, a × r⁻n-1। r क्या है, कॉमन रेशियो है दो टर्म्स के बीच में, अपर टर्म्स बाय लोअर टर्म्स, ठीक है।
जो पड़ोसी, जस्ट पड़ोसी वाले टर्म्स। यहाँ पर r टू द पावर n यानी नेक्स्ट टर्म हो गया, n प्लस 1 टर्म है। इसी तरह आप चाहो तो बढ़ते जाओ आगे की तरफ n प्लस 1, ठीक है। और सीरीज में लिख रहा है तो सब में प्लस लगा दो, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन सीरीज हो गया, ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, ठीक है। अगर आपको सम बताना है, सम ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक है, सम ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन लिखा है उसका सम बताना है। तो अगर मैं बोल दूं सम मतलब तो जोड़ होता है भाई, तो आपको इनको जोड़ना है, ठीक है। अब मैंने एक कंडीशन दे दिया कैसे जोड़ना है, ठीक है। तो मैंने बोल दिया कि इस समय आपके पास r की वैल्यू 1 है, यानी लेट कॉमन रेशियो इज इक्वल टू 1। r की वैल्यू क्या है 1। अगर आप r की वैल्यू 1 रख दोगे तो ये फाइनली वैल्यू क्या हो जाएगी, a1 प्लस a1 प्लस a1 प्लस a1, ऐसे चलता जाएगा। जहां तक आपकी इच्छा हो आप जोड़ सकते हो, ठीक है। अगर मान लो n टर्म्स जोड़ना है तो n इंटू a1 हो जाएगा। बातें क्लियर, ठीक है। तो ये सम ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, यानी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का आप सम भी बता सकते हो। कैसे? बस सिंपल सी बात है, पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, चौथा टर्म, पांचवा टर्म, छठवां टर्म, ठीक है। बातें क्लियर। अगर मैं बोल दूं r की वैल्यू 1 है तो n इंटू a1, ठीक है। लेकिन क्या हमेशा r की वैल्यू 1 ही होगी? नहीं, वहां पर कभी भी r की वैल्यू 1 से छोटी भी हो सकती है। जैसे मान लो मैंने कोई ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन लिखा 1/3, 1/9, 1/27, ठीक है, गामा है बीच में 1/81, ठीक है। ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, लेकिन r की वैल्यू क्या है? आप r की वैल्यू चेक कर सकते हो, 1/3/1 यानी 1/3। यहाँ पे भी चेक कर सकते हो 1/9/1/3, दैट इज 1/3, आप मैच करा सकते हो, ठीक है। तो ये r कॉमन रेशियो ये रहा, ठीक है, 1/3। यहाँ तक बातें क्लियर है। तो कभी कभी r की वैल्यू 1 से छोटी भी हो सकती है, r की वैल्यू 1 से बड़ी भी हो सकती है। मैंने तो r की वैल्यू 1 के लिए बता दिया, n इंटू a1 जितने टर्म से हो जाएगा, ठीक है। अब समझते हैं कि r की वैल्यू 1 से बड़ी है तो उसके लिए क्या जनरल फार्मूला होगा, सम ऑफ n टर्म्स के लिए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का। अगर आपको सम ऑफ n टर्म्स बताना है किसी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का, तो आप क्या लिखते हैं, ठीक है, a1 पहला टर्म्स a1 इंटू r प्लस a1 r स्क्वायर ऐसे करते, और लास्ट में r टू पावर n माइनस 1, ठीक है। ये n टर्म्स के लिए बातें हो रही है, सम ऑफ n टर्म्स, क्योंकि n टर्म से ही होगा, इनको मैंने जोड़ा, ठीक है, ये हो गया। अब एक चीज देखो, r क्या है? कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो मतलब दो टर्म्स के बीच का रेशियो है, जैसे भी पढ़ा था आपने, a2/a1 का जो रेशियो आएगा वही कॉमन रेशियो, अपर टर्म बाई लोअर टर्म, ठीक है। नंबर में अपर और नंबर में नीचे, ठीक है, ये हो गया। r की वैल्यू 1 के लिए मैंने बता दिया n इंटू a, अगर n टर्म्स का सम बताना है तब, ठीक है। अब बात आती है कि अगर आपके पास r की वैल्यू 1 से बड़ी हो जाए या r की वैल्यू लेस देन 1 हो जाए, तब क्या करेंगे? तो आपको कुछ नहीं करना है, इसको आप इक्वेशन 1 को लिएगा, ठीक है। इसमें क्या करना, इक्वेशन 1 में r से मल्टीप्लाई करना, तो क्या हो जाएगा r इंटू सम ऑफ n टर्म्स, ठीक है। यहाँ पर भी क्या हो जाएगा a1 इंटू r, a1 r स्क्वायर, a1 इंटू r की पावर 3, ऐसे चले जाना। फिर a1 इंटू r से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर n बचेगा, आप चेक कर सकते हो, r की पावर है, क्योंकि आप r से मल्टीप्लाई करना। बातें क्लियर, ठीक है। यहाँ तक आप पॉइंट समझ गए, ठीक है। ऐसा करो, ठीक है। चलो मैं माइनस कर देता हूँ, ठीक है। तो ये आपने इसको इक्वेशन सेकंड बोलना है, ठीक है। तो सेकंड माइनस 1 करो, एसएन कॉमन हो जाएगा r माइनस 1, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड को आपने माइनस किया, एसएन कॉमन हो गया r माइनस 1, ठीक है। अब इसको आप जैसे माइनस करोगे ये से कैंसिल हो जाएगा, ये से कैंसिल होता जाएगा, यानी कैंसिल होगा, तो बची क्या आपका a1 इंटू r की पावर n माइनस, आप मैच कर सकते हो। शुरू का ये बचेगा इससे और लास्ट का ये बचेगा इससे, क्योंकि ये इससे मैच ही नहीं कर रहा है, मैच कर रहा है नहीं, ठीक है। तो अब यहाँ से आप ऐसे बता सकते हो सम ऑफ n टर्म्स, तो a1 इंटू r की पावर n माइनस a1। अब यहाँ पे a1 भी तो कॉमन ले सकते हो, ठीक है। बातें क्लियर। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा आपका a1 बाहर आ गया, a1 मतलब पहला टर्म्स, आप a भी ले सकते हो नाम में, ठीक है, r माइनस 1। देखो नेमिंग में फर्क कुछ नहीं होता है, आप इच्छा हो तो इसको a1 बोलो चाहे a बोलो, बस आपको समझना है कि ये पहला टर्म्स है, ठीक है। बातें क्लियर। आपके पास एक फार्मूला है जिसको हम बोलते हैं सम ऑफ n टर्म्स का फार्मूला, यानी जब n टर्म्स को जोड़ा जाएगा किसी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के सीरीज को, सीक्वेंस को, ठीक है। तो अगर आप जोड़ोगे तो ये आएगा। अब बात आती है कि r की वैल्यू 1 से बड़ी होगी तो यही फार्मूला होगा, कि r की वैल्यू लेस देन 1 होगी तो यही फार्मूला रहेगा, ठीक है। उसको हम समझ लेते हैं, ठीक है। तब अगर r की वैल्यू ग्रेटर देन 1 लेते हो तो फार्मूला आपका ये वैलिड होगा, लेकिन अगर आप r की वैल्यू लेस देन, ये किसके लिए, फॉर r, यानी r की वैल्यू ग्रेटर देन 1 के लिए ये वाला फार्मूला चल जाएगा।
अगर आर की वैल्यू लेस देन 1 है, फॉर आर की वैल्यू लेस देन 1 यानी 1 से छोटी है, तो इस समय आपको थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर देना है। पहला टर्म्स इनटू 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर कर देना है। ठीक है, बात है क्लियर? देखो ऐसा क्यों, क्योंकि आर की वैल्यू अगर लेस देन 1 लोगे ना तो ये फ्रैक्शन में चला जाएगा 1/2, या हो सकता है -1/2 हो जाए। ठीक है, यहाँ पे भी क्या होगा 1/2। ठीक है, अब देखिए एक वर्ड है ज्योमेट्रिक मीन। ठीक है, ये समझना ज्योमेट्रिक मीन होता क्या है, यानी जीएम। ठीक है, तो अगर आपके पास कोई दो नंबर है, ठीक है, ए और बी, और एक ऐसा नंबर है जो कि इन दोनों नंबर का मल्टीप्लाई का स्क्वायर रूट है। ठीक है, इन दोनों नंबर को लिया, मल्टीप्लाई का स्क्वायर रूट है, इनका प्रोडक्ट लिया और स्क्वायर रूट ले लिया, दो नंबर सी मिल गया। और वो सी अगर मैं ऐसे लिख दूं, इन तीनों नंबर को अरेंज कर दूं, ये जो पैटर्न्स मिल जाए ना, ये जीपी में मिल जाए। किसमें मिल जाए? जीपी में। तो ये जो सी है ना, यही सी क्या है? ज्योमेट्रिक मीन है इन दो नंबरों का। क्या है? ज्योमेट्रिक मीन है इन दो नंबर का। तो ज्योमेट्रिक मीन होता है क्या है? अगर कोई भी दो नंबर्स है, उन दो नंबर का प्रोडक्ट लिया जाए, मल्टीप्लाई किया जाए, फिर उसका स्क्वायर रूट लिया जाए, तो एक नया नंबर क्रिएट होगा, दैट इज अ सी। और वो नंबर अगर मैं इनके बीच में डाल दूं, तो ये जो सीरीज है यानी जो सीक्वेंस है वो क्या हो जाएगा? जीपी हो जाएगा, यानी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है, जैसे आप एग्जांपल समझो, अगर आपके पास 3 है, 9 है, 27, ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा। ठीक है, यहाँ तक बातें क्लियर है आपको? ठीक है, तो अगर मैं आपसे बोल दूं जो ये इन दोनों का मल्टीप्लाई है, ठीक है, 27 × 3, फिर मैंने इसका स्क्वायर रूट लिया, तो √81, ये 9 के बराबर है कि नहीं? ये 9 नंबर यहाँ पर बीच में है कि नहीं? तो 9 इज अ ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 3 and 27, यानी 3 और 27 का ज्योमेट्रिक मीन क्या है? 9। तो ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है? यही होगा आपका, दो नंबर्स का ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा? तो √AB। अगर दो नंबर को ये a अंडर b, तो ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा? √AB। और √AB क्या होगा? इन दोनों नंबर के बीच में होगा, और ये तीनों नंबर मिलके क्या बनाएंगे? आपके जीपी बनाएंगे, यानी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होंगे तीनों नंबर। ठीक है, बात है क्लियर? इसी प्रकार आप दो नंबर के बीच में 3, 4 नंबर रख सकते हो, जिससे कारण ये पूरा सीरीज क्या हो जाए? सीक्वेंस क्या हो जाए? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में हो जाए। जैसे आपने ए और बी लिया, मैंने बोले 3 नंबर ऐसा रखो उनके बीच में कि जिससे कारण ये जो सीक्वेंस है वो किसमें हो जाए? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में हो जाए। तो हम ऐसा कर सकते हैं, चलिए हम समझ लेते हैं। बोल दिया है कि आपके पास दो नंबर है, ठीक है, ए और बी दो नंबर है, इनके बीच में आप कुछ ऐसे नंबर रख डालो जिससे कारण ये पूरा सीरीज क्या हो जाए? पूरा सीक्वेंस क्या हो जाए? जीपी हो जाए। तो आप ये सोचा, चलो भाई अगर मान लो मैंने n नंबर रख दिया इनके बीच में, G1, G2, G3, n नंबर मैंने पुट कर दिया, जिससे कारण जो ये सीक्वेंस बना वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में हो गया। ठीक है, यहाँ तक बातें क्लियर है? आपने क्या किया? ए और बी के बीच में इतने नंबर लिख डाले, और जिनके कारण ये पूरा जो सीक्वेंस वो किसमें हो गया? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में हो गया। तो अब मैं आपसे पूछा, क्या कोई इसका जनरल फार्मूला है कि जीवन को आप पहले बता सको जीवन कौन सा नंबर हुआ? इन दोनों के हेल्प से मैं बता दूं। ठीक है, तो कैसे करेंगे? तो देखो, ये पहला टर्म्स है, ये दूसरा हो जाएगा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांच, ये n हुआ, तो ये n+2 टर्म्स होगा। अब ध्यान से सोचने वाली बात है, क्योंकि दो टर्म्स के बीच में आपने n लोगों को डाल दिया, तो n लोग तो आ गए और दो लोग पहले से, तो टोटल टर्म कितना हो गया? n+2। तो इसका पोजीशन कौन सा होगा? n+2 टर्म, यही टर्म होगा ना। क्या होगी? तो आप बता सकते हो b की वैल्यू होगी पहला टर्म्स, ठीक है, इनटू b की वैल्यू क्या होगी? पहला टर्म्स इनटू कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो कुछ होगा भाई, समझ रहे हो? क्योंकि आप रख रहे हो तो ये जीपी में बन जा रहा है। ठीक है, तो कॉमन रेशियो प्लस n+1। क्यों n+1? आप समझ रहे हो? क्योंकि ये n+2 टर्म है, n+2 टर्म है, तो हम एक कम कर देंगे ना, n+1। जैसे आपको n वां टर्म निकालना होता था, n वां टर्म, तो आप बोलते कहते हैं a × r⁻n−1। यही बातें करते थे ना, यहाँ तक आप बोलते थे। ठीक है, तो b की वैल्यू क्या होगी? ये होगी। यहाँ तक बातें क्लियर? ठीक है, अब b आ गया तो मैं यहाँ से कॉमन रेशियो यानी r के बारे में बता सकता हूँ। कैसे? देखो, b/a यहाँ पर जाएगा r की पावर n+1। ठीक है, बातें क्लियर? तो अगर आपको r की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, तो r की वैल्यू क्या होगी? b/a की पावर 1/n+1। बातें क्लियर? आप समझ रहे थे कि यहाँ पर n+1 मुझे हटाना है, तो नीचे में क्या कर सकता हूँ? 1/n+1। ठीक है, यहाँ तक बातें आपको क्लियर? यानी कॉमन रेशियो आप बता सकते हो। ठीक है, कॉमन रेशियो है यहाँ तक। तो इस प्रकार अगर मैं आपसे बोलूँ जीवन वाला क्या वैल्यू होगा, जीवन बता सकते हो। जीवन कौन सा नंबर आपने डाला था? a × r, यही था ना, तो
आर की वैल्यू तो मुझे मालूम होगी ना, क्या है, a इंटू बी बाई ए के पावर 1/n+1, यही वैल्यू है। ठीक है, बातें क्लियर, यहाँ तक पॉइंट समझ रहे हो। ठीक है, इसी प्रकार अगर आपको G2 निकालना हो तो क्या करते हैं, a इंटू आर स्क्वायर, तो a तो रहता आर स्क्वायर का मतलब बी बाई ए का पावर 2/n+1, बातें क्लियर, यहाँ तक पॉइंट समझ रहे हो। इसी प्रकार आप जितने नंबर ए और बी के बीच में डाल रहे हो आप सभी नंबरों को लिख सकते हो ऐसे। तो ज्योमेट्रिक मीन्स आपने समझा कि दो नंबर का ज्योमेट्रिक मीन्स उनका प्रोडक्ट का स्क्वायर रूट होता है। ठीक है, लेकिन अगर आप चाहते हो दो नंबर के बीच में 5, 6, 7 जितनी इच्छा उतना लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हो। बस आपको आना तरीका ये है, a इंटू बी भाई, अगर मान लो आपको लिखने की इच्छा को 3 लिखना है तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या लिखते हैं, n की वैल्यू 3, क्योंकि यहाँ पर मैंने n टर्म्स को डाला है, n लोगों को डाला है, तो अगर n मतलब 3 लोगों को डाला तो यहाँ पे n की वैल्यू 3, 3 1 4 1/4 b बाई a। ठीक है, इसके कारण आपको 0 मिल जाता है। ठीक है, इसी प्रकार सभी फार्मूले आप समझ सकते हो। एक रिलेशनशिप है बिटवीन a यानी अरिथमेटिक मीन्स एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के बीच में। ठीक है, सॉरी जीएम, ठीक है, ज्योमेट्रिक मीन में एक रिलेशनशिप है, हमें वही जानना है। ठीक है, तो अरिथमेटिक मीन आप क्या होता है दो नंबर के बीच में, आप समझ रहे हो। अगर दो नंबर है a प्लस बी बाई 2, ये दो नंबर का सब बाई 2, अगर कोई बोल दे कि दो नंबर है तो अरिथमेटिक मीन क्या हो, दोनों को जोड़िए 2 हो गए, बाई 2 कर दे अरिथमेटिक। ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, अभी पढ़ा आपने a इंटू बी, प्रोडक्ट का दो नंबर थे a और b, उनका ज्योमेट्रिक मीन अंडर रूट ab। अगर मैं आपसे बोल दूं इनके बीच में क्या रिलेशनशिप है, रिलेशनशिप मतलब संबंध क्या है। ठीक है, तो अगर मैं आपसे बोल दूं चलो कुछ संबंध नहीं मालूम है, आप माइनस कर दो इनके बीच में, आपने क्या किया माइनस कर दिया। ठीक है, a प्लस बी बाई 2 माइनस अंडर रूट ab, ऐसे लिख दिया माइनस। ठीक है, तो आप इनको जब सॉल्व करोगे तो यहाँ को लिख सकते हैं हम 2 एलसीएम आएगा, तो यहाँ को a प्लस बी माइनस 2 अंडर रूट होगा। यहाँ पे बात क्लियर। तो अब एक चीज देखो, यहाँ पे फॉर्मूला बनेगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 2a इंटू बी बाई 2 हो गया, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बोल सकते हैं। तो फाइनली आप कहोगे क्या, रूट ए माइनस रूट बी बाई 2 का होल हो गया। बात है क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये रूट ए माइनस बी, तो अगर आप कोई भी नंबर होगा ना ए बी, कोई भी नंबर होगा ए और बी तो पॉजिटिव नंबर होना ही, तो पॉजिटिव इनका अगर आप माइनस करके स्क्वायर करोगे तो वैल्यू क्या आनी है, पॉजिटिव ही आनी है। किसी नंबर का आप स्क्वायर कर लो, -2 का स्क्वायर करो +4, 2 का स्क्वायर करो 4, यानी किसी भी ये जो वैल्यू आएगी आप उसका स्क्वायर करोगे तो पॉजिटिव वैल्यू आनी है। इसका मतलब ये जो रिजल्ट है ये किससे बड़ा होगा, 0 से बड़ा होगा, या 0 के बराबर भी हो सकता है, कभी कभी ए और बी आपस में इक्वल हो सकता है। बातें क्लियर, यानी कहने का मतलब यह है कि जो आपका अरिथमेटिक मीन है वो ज्योमेट्रिक मीन्स के इक्वल भी हो सकता है और उससे हमेशा क्या रहेगा, बड़ा रहेगा। क्या रहेगा, बड़ा रहेगा। बातें क्लियर। यहाँ पर हम क्या समझ रहे हैं कि अरिथमेटिक मीन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। ठीक है, बातें क्लियर। तो अरिथमेटिक मीन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। ठीक है, बातें क्लियर। क्योंकि आप देख रहे हो ना कि इनको माइनस करने पे ये वैल्यू 0 से बड़ी है, 0 के बराबर आ रही है, इसका मतलब अरिथमेटिक मीन किससे बड़ा है, ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा है, उसके बराबर हो सकता है। ठीक है, बातें क्लियर। तो अरिथमेटिक मीन्स दो नंबर्स का ज्योमेट्रिक मीन उसी दो नंबर के से बड़ा होगा या उसके इक्वल हो सकता है। बातें क्लियर। ठीक है, तो इसके बेस पे बहुत से क्वेश्चन साउंड होते हैं जो कि कंसेप्चुअल होते हैं। तो चलिए हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। देखिए आपके स्क्रीन पे एक क्वेश्चन होगा, द डिफरेंस बिटवीन एनी टू कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगन इज 5 डिग्री। यानी दो कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल लीजिए क्रमागत, ठीक है, पॉलीगन का उनका 5 डिग्री है। इफ द स्मॉलेस्ट एंगल इज 120 डिग्री, सबसे छोटा एंगल 120 डिग्री है, तो फाइंड द नंबर ऑफ साइड ऑफ पॉलीगन। यानी पॉलीगन में कितने साइड हैं, बस यही आपसे क्वेश्चन पूछा है। आप एक चीज जान लो, जो पॉलीगन है ना उस पॉलीगन में दो कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स ले रहे हो तो कॉमन डिफरेंस कितना है, 5, यानी डी की वैल्यू कितनी है, 5 डिग्री। ठीक है, और जो सबसे छोटा एंगल है 120 डिग्री, छोटा मतलब मान लेते हैं पहला एंगल है, ये बोल सकते हैं। ठीक है, पहला एंगल से दूसरा तीसरा से चलता रहेगा। ठीक है, बड़ा
तो भाई पॉलीगन्स है, तो पॉलीगन्स आप समझ रहे हो, ये क्लोज फिगर होते हैं, ठीक है, ये लाइन सेगमेंट से बाउंडेड होते हैं, कम से कम 3 साइड होना चाहिए, यानी ट्रायंगल से ही तो काम होगा, फिर ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, ये सब पॉलीगन है। तो आप जान भी रहे हो कि पॉलीगन में अगर टोटल इंटीरियर एंगल की बात की जाए तो वो क्या होता है, n-2 इंटू 180 डिग्री, आपको याद ही होगा, ठीक है, n-2 इंटू 180 डिग्री, यानी किसी पॉलीगन की टोटल इंटीरियर एंगल निकालना है तो ये फार्मूला आना जरूरी है, n-2, n मतलब टोटल साइड्स, लाइन सेगमेंट, -2 इंटू पाई यानी 180 डिग्री। अब ये तो भाई ठीक है, मुझे फार्मूला मालूम है पॉलीगन के अनुसार से, तो मैं एक और फार्मूला जानता हूँ, सम ऑफ n टर्म्स, यानी n एंगल्स है उनका टोटल सम्स क्या होगा करता, तो n/2 ब्रैकेट में 2a, पहला एंगल्स क्या है, सबसे छोटा यही है, प्लस n-1 इंटू d, यानी दो जस्ट पड़ोसी वाले एंगल के बीच का डिफरेंस कितना है, 5 का है, ये बोला है कंसेक्यूटिव एंगल्स। तो ये जो सम है इनके सम के बराबर होगा कि नहीं, आप सहमत हो, ठीक है, होगा ना भाई, n-2 इंटू पाई, क्योंकि आप पढ़े हुए जो पॉलीगन्स होते हैं, जैसे पॉलीगन्स आप ऐसे ले रहे हो, ठीक है, अनरेगुलर पॉलीगन है, तो जो ये एक्सटीरियर एंगल होता है ना, ये एक्सटीरियर एंगल, ये सब, ठीक है, ये एक्सटीरियर एंगल 360 का होता है, तो बाकी जो अंदर वाला होता है ना, n-2 इंटू 180 डिग्री का होता है, आपको ये सब चीजें याद होनी चाहिए, ठीक है। तो इनको जब आप सॉल्व करोगे ना, देखो तो यहाँ पे मिलेगा n/2 240, एपी से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है, 5n - 5 इक्वल टू 180n माइनस 360 डिग्री, ठीक है, यहाँ तक आते हैं। अब इसको सॉल्व करो, 120n प्लस 5n स्क्वायर बाई 2 माइनस 5n/2 इक्वल टू 180n माइनस 360, ठीक है। तो आप इनको जब सॉल्व करोगे तो n की वैल्यू आएगी, वही n क्या होगा, नंबर ऑफ साइड्स, आपसे पूछा है पॉलीगन में कितने साइड्स होंगे, ठीक है। इधर जाएगा 120 है, 5n स्क्वायर माइनस 5n, इधर आएगा माइनस 120 है प्लस 720, ठीक है, 5n स्क्वायर माइनस 125 है प्लस 720 इसका, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, यहाँ से n की वैल्यू आएगी, ठीक है, तो आप चेक कर सकते हो n की वैल्यू 2 आएगी यहाँ पर। अब आपको जानकारी होना चाहिए कि n की किस वैल्यू के लिए सॉल्यूशंस हो गए, ठीक है। तो एक चीज आपको जरूर याद रखना होगा कि जो यहाँ से n की जो वैल्यू आएगी ना, आप इसको सॉल्व कर सकते हो, अगर आपकी इच्छा हो तो सॉल्व करना है, ठीक है। यहाँ से देखिए हम 5 यहाँ 5 आप गायब कर सकते हो, तो फाइनली होगा क्या, n स्क्वायर माइनस 25n प्लस 144, ठीक है। अब 144 पे सब ब्रेक करो कि 25n मिले, तो n स्क्वायर माइनस 16n माइनस 9n प्लस 144, इसको सॉल्व करोगे ना तो n की वैल्यू 16 और n की वैल्यू 9 आएगी, ठीक है। तो आपसे ये पूछा है क्या n की वैल्यू 16 आंसर होगा, तो आप चेक कर सकते हो 16 होगा कि नहीं। तो आप एक चीज याद रखना, जो भी इंटीरियर एंगल होता है ना पॉलीगन्स का, वो 180 से कभी भी बड़ा नहीं होगा, 180 से छोटा ही होगा, यानी 180 से छोटा ही होना है उसको, ठीक है। तो अब आप n स्क्वायर में 16 को मैं चेक कर रहा हूँ, तो a16 वाला टर्म क्या होगा मेरा, a1 प्लस 15d, यही होगा ना। मान लेते हैं 16 टर्म था, तो जो a16 वाला यानी सबसे बड़ा एंगल जो होगा वो क्या होगा, तो a1 की वैल्यू मेरी सबसे छोटी 120 थी, 15d, d मतलब 5 यानी 195, तो क्या मेरा जो सबसे बड़ा एंगल होगा वो 195 का होगा, ऐसा तो होगा ही नहीं ना, क्योंकि मैंने बोला है इंटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगन इज लेस देन 180 डिग्री, 180 से छोटा होगा, दैट मींस ये नहीं होगा सॉल्यूशन, ये होगा सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये एपी की बेस पे क्वेश्चन था और पॉलीगन की जानकारी होनी बहुत जरूरी है इसमें, ठीक है। देखिए आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन होगा, फाइंड द 12th टर्म ऑफ ए जीपी व्हिच 8th टर्म इज 192 एंड द कॉमन रेशियो इज 2। 12th टर्म बताओ जीपी का क्या होगा, जिसका 8वां टर्म ये है और कॉमन रेशियो 2 है, ठीक है। तो आप कर सकते हो, ये आपको क्वेश्चन क्या दिया है कि आपका 8वां टर्म 192 है, यानी 8वां जो टर्म है 192, कॉमन रेशियो क्या है 2 है, तो आपसे पूछा है 8/12 टर्म यानी 12वां टर्म क्या है, ये क्वेश्चन पूछा है 8/12 टर्म क्या होगा। तो आप एक चीज ध्यान से देखो
कि ये तो भाई जीपी में है, यानी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, ठीक है। तो 8वां टर्म है, इसका मतलब a इंटू आर के पावर 7 यही बोलोगे ना। तो यहाँ से आपकी आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 के पावर 7 बोल सकते हो ना। आर की वैल्यू 2 के पावर 7, तो 2 के पावर 7 का मतलब क्या है, 2 दूनी के 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 64 दूनी 128, ठीक है। तो यहाँ से आप a की वैल्यू निकाल सकते हो 192, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी 128, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करोगे तो आपको फाइनली आंसर मिलेगा। यानी a की वैल्यू 3/2, यानी a का मेरा वैल्यू क्या होगा 3/2। तो आपसे पूछा है 12 टर्म बताओ, तो 12 टर्म क्या होगा a11 सॉरी a into r की पावर 11, ठीक है, क्योंकि 12 टर्म आपको बताना ना, तो r की पावर 11 हो जाएगा। तो a पहला टर्म्स इंटू r की वैल्यू कितनी थी आपकी 2 की पावर 11। अब इसको आप सॉल्व कर लोगे, तो 3000 होगा, ठीक है। आप बातें समझ रहे हो, 12 टर्म क्या होगा। तो जस्ट एक फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, 12 टर्म के लिए a into r to the power n-1, ठीक है। और टर्म में तो n-1, ठीक है। बातें आपको क्लियर होगी कंसेप्ट, ठीक है। तो वहाँ पे जीपी इज स्क्वायर ऑफ इट्स सेकेंड टर्म, एंड जो फोर्थ टर्म है ना जीपी का वो स्क्वायर है सेकेंड टर्म का, एंड द फर्स्ट टर्म इज -3, डिटरमाइन इट्स सेवेंथ टर्म, यानी 7वां टर्म इसका क्या है, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया है आपका कि कोई जीपी है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, जिसमें कि पहला टर्म आपका -3 है, और जो कंडीशन है कि चौथा टर्म है वो दूसरे टर्म का स्क्वायर है, यहाँ पर बोल दिया है, गिवन है, आप लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, गिवन है। आपसे पूछा है 7वां टर्म क्या होगा, ठीक है। तो a4 का मतलब क्या होता है आप समझ रहे हो, यानी पहला टर्म इंटू r के पावर 3 यही होता है। a2 का मतलब होता है a1 इंटू r, इसका बोला है स्क्वायर कर दो, तो a2 का मतलब स्क्वायर क्या होता है, ठीक है। बातें क्लियर हो गई। a1 इंटू r के पावर 3, a1 स्क्वायर इंटू r स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर देखो a1 से a1 ये गायब हो जाएगा, तो यहाँ पहुंचेगा, तो a1 की वैल्यू r के बराबर हो गई, चेक कर सकते हैं आप, फटाफट है, ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा, एक ये केस, ठीक है। तो a1 इक्वल टू r, यानी a1 मेरा कितना है -3, तो r भी मेरा कितना हो जाएगा -3, क्योंकि a1 -3 है तो r भी क्या होगा -3। 7वां टर्म पूछा है, तो 7वां टर्म का मतलब a1 इंटू r के पावर 6, ठीक है, -3 इंटू -3 के पावर 6, -2187। बातें क्लियर होंगी, ठीक है। तो आप ऐसे किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, बस कंसेप्ट आना जरूरी है आपको। देखिए यहाँ पर दिया है कि ये कोई सीक्वेंस है, ठीक है। अब आपको पहचानना है कैसा सीक्वेंस होता है, आप पहचान सकते हो, ठीक है। कैसे देखो यहाँ पर 21 है, √21, तो इसको लिखो √7 इंटू √3, लिख सकते हो आप, लिख सकते हैं भाई। यहाँ पर 3 रूट्स है, तो आप इनमें चेक कर लो कॉमन रेशियो क्या है, तो a2/a1 √7 इंटू √3/√7 कैंसिल हो गया, दैट इज √3, यहाँ से मिला। अब दूसरे स्टेप में आप क्या कर दो a3/a2, क्योंकि हमें पहचानना है ना भाई कि जो सीक्वेंस हो किस टाइप का सीक्वेंस है, जीपी है कि एपी है। तो 3 √7 इंटू √3 कैंसिल, फिर √3, यानी हर जगह आपका r जो कॉमन रेशियो वो बराबर मिला, दैट मींस ये जो सीक्वेंस बनेगा वो जीपी में होगा, तो r इन जीपी। तो ये पहला क्वेश्चन है कि आप पहचान सकते हो जीपी के लिए कंडीशन लगा के। अब बोला है कि सम ऑफ n टर्म्स, n टर्म्स का सम बताओ, तो बता सकते हो। यहाँ पे जो r की वैल्यू आई है √3 क्या होता है 1 से बड़ा होता है 1.7, ठीक है, √3 की वैल्यू होती है। तो इसके लिए फार्मूला क्या होगा, सम ऑफ n टर्म्स के लिए a ब्रैकेट में r टू द पावर n-1, क्योंकि r की वैल्यू बड़ी है -1, r-1, a क्या है आपका √7, r टू द पावर n, r की वैल्यू √3 n-1 अपॉन n-1, दैट इज योर आंसर, ठीक है। यानी सम ऑफ n टर्म्स, अगर अगले दिन आपसे पूछता है कि n टर्म्स से उनका सम का फॉर्मूला क्या हो, ये रहा, वैसे आप सॉल्व कर सकते हो। अगर आप चाहो तो इसको रेशनलाइज भी करके आंसर को और शॉर्ट कर सकते हो। कैसे देखो, यहाँ पर मैंने क्या किया, √7/√3 -1 बाहर कर दिया, यहाँ पर बचा √3
की पावर n माइनस वन। ठीक है, ये हो गया। अब आप देखो इनको रेशनलाइज करना चाहते हो तो यहाँ पर √3 माइनस वन है, ये √7 है, तो आप √3 प्लस वन नीचे से मल्टीप्लाई कर दो, फिर √3 प्लस वन ऊपर। ठीक है, तो फाइनली इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा, √7 यहाँ पे देखो √3 ये a प्लस बी ए माइनस बी, यहाँ पे क्या बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी, यानी 3 माइनस वन, यहाँ पे क्या हो जाएगा √7 इंटू √3 प्लस वन ब्रैकेट में √3n माइनस वन। ठीक है, आप समझ रहे हो बात। यहाँ पर 3 माइनस 1 क्या होगा 2 होगा। √21 √7 बटे 2, यहाँ देखो रूट है ना, तो रूट को आप बाहर भी कर सकते हो, 3n के भाई 1/2 कर सकते हो पावर, दैट इज योर आंसर। ठीक है, यहाँ पर आप अंडर रूट को 1/2 लिखते हो ना, √3 के मतलब 3 के पावर 1/2, तो ये भी आपका सॉल्यूशन एक तरह से। Question है, if AM and GM of roots of the quadratic equations are 8 and 5 respectively, then obtain the quadratic equations। अगर AM और GM जो रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स है, उनका AM और GM 8 और 5 है रिस्पेक्टिवली, यानी AM 8 है GM 5 है, तो आपसे पूछा है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है क्या। ठीक है, GM क्या है 5, ये किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स के AM और GM है। तो भाई मान लेते हैं रूट्स आपका क्या है, x1 है और x2 है, रूट्स अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स है। तो भाई AM का मतलब क्या होता है, सम ऑफ टू टर्म्स बाय 2 हो गया। GM का मतलब अंडर रूट ऑफ ये, यही तो बातें क्लियर करनी है। तो AM की वैल्यू कितनी है आपकी 8 और GM की वैल्यू कितनी है 5। ठीक है, यहाँ तक हम समझ रहे हैं। तो अगर मैं इसको रूट हटाना है तो क्या होगा, x1 इंटू x2 इक्वल टू 25, ये हो गया। और यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, x1 प्लस x2 इक्वल टू 16 मिलेगा, यानी दो टर्म्स का सम 16, यहाँ की ये 25। ठीक है, यहाँ तक मुझे बातें क्लियर है। ठीक है, तो अब एक चीज़ देखो, हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन पता करना है कि वो कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। आप जानते हो x² माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू x प्लस प्रोडक्ट्स ऑफ रूट। आपको याद होगा ये चीज क्लास 10 की बेसिक चीजें हैं। ठीक है, x² माइनस सम ऑफ रूट्स प्लस प्रोडक्ट्स ऑफ रूट्स इक्वल टू 0। ठीक है, x² माइनस सम ऑफ रूट्स क्या है, मैंने बोला था ये रूट्स है, x1 प्लस 16x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 25, दैट इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है, अब ये पढ़े भी होगा फार्मूला इसका। ठीक है, तो आप पढ़े भी ये फार्मूला क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कि अगर रूट्स का सम मालूम है, प्रोडक्ट मालूम है, तो x² माइनस सम ऑफ रूट्स यानी a1 प्लस a2 प्रोडक्ट्स ऑफ रूट a1 into b2 ये होता है। ठीक है, अब देखिए, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। और एक चीज, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर जरूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।